Hello guys, welcome back on our YouTube channel Competition Breaker. So in this video we are going to cover Unit 3 of Corporate Governance, um, which is Global Corporate Failure International Codes. We have covered 2 units till now. Videos are available on the YouTube and the notes are available on my Telegram channel, so you can join it from the description box. A link is there for Telegram. You can join it from there. um, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो हमारा पहला था ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर में, हमारा इसमें है हमारा BCCI, बेसिकली द बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। ठीक है, ये एक यूके की है कंपनी। ठीक है, BCCI। इसमें क्या हुआ था, ये मॉडस ऑपरेंडी, बेसिकली हमें ये कवर करना है हमारे उसमें मीटिंग्स में, जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग दे रखा है उसमें, इसी के बेसिस पे हमें पूरा इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये होता क्या है, बेसिकली मोडस ऑपरेंडी एक तरह का, एक पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, मीन्स एक तरह का पैटर्न किसी क्राइम को करने में। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, पैटर्न हो, कोई लिंकेज हो, एक तरह का सिस्टमेटिक चल रहा हो उन लोगों का। ठीक है, बेसिकली ये यूज़ होता है ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, पैटर्न के लिए। तो इसमें आता है कि क्या हुआ था इसमें, जो BCCI था वैसे तो ग्लोबल बैंक था, लेकिन क्या था, ये एंगेज हो गया था इलीगल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग में, फ्रॉड्स में, और हाइडिंग लॉस को हाइड कर देता था, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को इतना मैनिपुलेट करके रखा था कि जैसे फेक लोन दिखा देता था। ठीक है, अपने प्रॉफिट्स में दिखाता था अपनी कंपनीज, कभी कभार। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ, कभी कभार अपने कंपनीज को उसमें प्रॉफिट में भी दिखा देता था। मतलब मैनिपुलेट करता रहता था अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा, और ब्रैग करता था काफ़ी सारे ऑफिशियल्स को, ताकि वो इस चीज़ को हिडन रहने दें, मीन से निकल के नहीं आए। तो इसमें क्या था, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या इशू थे, इसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू आया था सबसे ज़्यादा, और जो रेगुलेटर्स थे उनका बहुत ज़्यादा वीक ओवरसाइट, मतलब उनकी मतलब रेगुलेशन वगैरह वो देख नहीं रहे थे, जो रेगुलेटर्स थे इसको अच्छे से, कि क्या चल रहा है हमारी कंपनी में, इस कंपनी में क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, और जो मैनेजमेंट था वो उसका पूरा करप्ट हो चुका था। ठीक है, जो बैंक का स्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, The bank's complex structure had hid its illegal operation from auditors and authorities। जो बैंक का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था ना, उसने इलीगल ऑपरेशंस को और ऑडिटर्स को, इलीगल ऑपरेशन को ऑडिटर्स से और अथॉरिटीज से हाइड करके रखा था। लेकिन क्या हुआ जब ये फ्रॉड सामने आया, ठीक है, 1991 में जो था BCCI कोलैप्स हो गया। ठीक है, उसका था, उस किस वजह से हुआ था, क्योंकि वो लॉसेस की वजह से हुआ था। ओवर $10 बिलियन का उसके पास में लॉसेस था इस वजह से। तो ये फिर उसके बाद शट डाउन कर दी जाती है उसके रेगुलेटर्स के द्वारा, डिपॉजिटर जो थे उसके, उनकी मनी लॉस्ट हो जाती है उसमें, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लॉस में थे तो वो किसी को पैसा दे ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में पूरे वर्ल्ड में स्ट्रिक्ट लॉ बनी, बैंकिंग लॉज आई। ठीक है, इसके बाद में बैंकिंग लॉज आई। चलते हैं, मूविंग ऑन सेकंड, मैक्सवेल। ठीक है, बेसिकली इसका पूरा नाम है मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, ये भी यूके का था। इसका मैंने आपको डेफिनेशन बता ही दिया, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, इसमें क्या था, जो रॉबर्ट मैक्सवेल थे वो पेंशन फंड को चोरी करते थे अपनी कंपनी में से। ठीक है, और जिसकी वजह से उनका बिजनेस फेल हुआ था। ये क्या करते थे, अपने अकाउंट्स को फॉल्सिफाइड करके रखते थे, मीन्स हाइड कर देते थे कोई भी डेट वगैरह है, मिसलीड करते थे अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, कि कंपनी हमारी बहुत अच्छी है, इस तरह से दिखाते थे कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने इन्वेस्टर को मिसलीड करा था अपनी कंपनीज की हेल्थ के बारे में। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या इशू आए थे यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, इसमें तो कोई भी चेक नहीं था मैक्सवेल की पावर पे। ठीक है, बोर्ड जो था उसका बहुत ज़्यादा पुअर था, बहुत बेकार बोर्ड था उसका, और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस थी ऑडिट्स की वहाँ पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हो रहे थे, एम्प्लॉई और इन्वेस्टर जो भी थे उन्हें एकदम अंधेरे में रखा जा रहा था, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। जब ये स्कैम बाहर आया, ठीक है, तो क्या हुआ, कंपनी तो कोलैप्स कर गई थी 1991 के में ही, मैक्सवेल की डेथ के बाद में, क्योंकि तभी सब सामने आया, जो प्रिजनर थे वो जो पेंशनर थे, सॉरी, जो पेंशनर थे उसमें, उन्होंने सबका पैसा उसमें डूब गया। ठीक है, ये एक स्कैंडल था बहुत बड़ा,
ठीक है, जिसके बाद में क्या हुआ, यूके में जो था स्ट्रिक्ट लॉ बनी, यूके की पेंशन प्रोटेक्शन लॉज बनी और कॉर्पोरेट रिफॉर्म हो गई बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में एनलॉन, बेसिकली इसके बारे में तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात करी है। ठीक है, बेसिकली ये यूएस की एक जाइंट कंपनी थी विच इज़ इनटू एनर्जी। ठीक है, इसका क्या था, ये क्या करती थी, ये भी सेम काम करती थी, अपने मैसिव डेट जो थे उन्हें हाइड करती थी किसी तरीके से, यूजिंग कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रिक्स के तरीके से। और बैलेंस शीट में क्या करते थे, ऑफ बैलेंस शीट रखते थे एंटिटीज़ को। तो क्या करते थे, जैसे कि कोई पैसा आ रहा हो उसे बैलेंस शीट पे नहीं जा रहा, कोई भी एसेट्स है वो बैलेंस शीट पे नहीं जा रहे। और जो इन्फ्ले ये क्या करता था, इन्फ्लेटेड कर देता था प्रॉफिट्स को, ताकि इनका स्टॉक प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, और फिर ये सोल्ड कर देते थे उन शेयर को बिफोर द कोलैप्स, मतलब उनके गिरने से पहले ही उन्हें सोल्ड कर देते। मीन्स ये इलीगल प्रैक्टिस कर देते जिसकी वजह से ये पैसा बना देते। इसमें क्या क्या इशू पाया गया था, इसमें करप्ट लीडरशिप का रोल आया था। ठीक है, सुपरविजन नहीं था बोर्ड का, इसमें बहुत ज़्यादा वीक सुपरविजन था। और जो ऑडिटर थे ना, वो फेल्ड हुए थे रिपोर्ट करने में फ्रॉड को। जैसे कि इसमें दे रखा है आर्थर एंडरसन, ये फेल हुए थे रिपोर्ट करने के लिए फ्रॉड को। उसने इस तरीके से एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अकाउंटिंग टैक्स लगा के जो करा था, तो ये फेल हुए कि रिपोर्ट को वहाँ पे नहीं कर पाए, रिपोर्ट नहीं कर पाए फ्रॉड। ठीक है, इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हुए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, जो इग्नोर कर दिया गया एथिकल स्टैंडर्ड को। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं इसका क्या हुआ जब ये सामने निकल के आता है। तो एनलॉन जब फाइल हुआ करा इसने बैंकरप्सी 2001 में। ठीक है, इसने वाइपिंग आउट कर दिया था 74 बिलियन डॉलर जो था शेयर होल्डर के वैल्यू को, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, एम्प्लॉय जितने थे सब ने अपनी जॉब्स खो दी, पेंशंस खो दी। और ये जैसे ये स्कैंडल सामने आया, इसके बाद में क्या हुआ था, यूएस में सबसे अब तक का, मतलब ये मान लीजिए सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ था इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उसमें, इन्होंने लॉ पास हुए थे बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, ये सर्वेंस एंड ऑक्सले एक्ट। ठीक है, इसको और ज़्यादा बेटर बनाया गया पहले से। ठीक है, फॉर बेटर रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। और उसके बाद में आते हैं हम वर्ल्ड कॉम पे। ठीक है, वर्ल्ड कॉम में क्या था, ये इन्होंने अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा हाई करके दिखाया था। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो थे इनके वो फॉल्स थे, मतलब झूठे थे। अपनी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई करके दिखा रहे थे। उसके बाद में क्या कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे रेगुलर एक्सपेंसेस को एज इन्वेस्टमेंट। जो इनकी एक्सपेंस भी हो रहे थे ना, उसे भी ये एक इन्वेस्टमेंट दिखा रहे थे वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लॉसेस हाइड कर रहे थे ये, मिसलीड कर रहे थे इन्वेस्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। इसमें क्या क्या इशू हमें सामने को देखने को मिलते हैं, पुअर इंटरनल कंट्रोल था। ठीक है, बोर्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था मैनेजमेंट से। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। ऑडिटर जो थे मिसिंग रेड फ्लैग्स, ऑडिटर्स मिसिंग कर रहे थे रेड फ्लैग्स को, मीन्स जो भी उसमें कमियां थी उन्हें मतलब छोड़ दे रहे थे। ठीक है, जो इनके सीईओ थे वो प्रायोरिटाइज कर रहे थे यहाँ पे पर्सनल गेन को ओवर एथिक्स को। एथिक्स पे वो सोसाइटल नीड्स या कुछ भी नहीं ध्यान दे रहे थे, वो केवल अपना पर्सनल गेन देख रहे थे। जब ये सामने आया था इसका, तो उसके बाद में क्या हुआ था, जब इन्होंने बैंकरप्ट हुए थे 2002 में, तो उसके बाद में क्या था, इनका जो लॉस था कितना था, 180 बिलियन डॉलर। ये स्कैम ज़्यादा ही ज़्यादा अमाउंट का आता जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होता है, 180 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसमें क्या था, एम्प्लॉय ने बहुत ज़्यादा सफ़र करा। ठीक है, इसके बाद में क्या था, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे यूएस के, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर बना दिया गया। ठीक है, हाँ, एक ये आ जाती है कंपनी विवेंडी, इट्स फ्रांस बेस्ड कंपनी। इसमें क्या हुआ था, ये एक मीडिया कंपनी थी बेसिकली, जो अपने हाइड कर देती थी डेट को, ओवर स्टेटेड कर देती प्रॉफिट को, मतलब प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाती थी। और ड्यूरिंग एग्रेसिव एक्विजिशन, मतलब जब ये एग्रेसिव तरीके से एक्विजिशन करती थी ना, उस टाइम पे अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा दिखाती थी। जो इसके सीईओ थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो मिसलीड करते थे इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। वो कहते थे कि हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की चीज़ें थी। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डेट था, लेकिन वो ना छिपा देते थे। उसके बाद में आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या इशू आया था इसमें। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वहाँ पर, लो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा, वीक बोर्ड अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी वहाँ पर, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव पावर थी। मीन्स जो एग्जीक्यूटिव की पावर थी ना, वो अब्यूज़ कर रहे थे पावर्स का।
उन पावर्स के थ्रू मिसलीडिंग कर रहे थे, सभी काम कर रहे थे, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, हाइड कर दे रहे थे, रिस्क दिखाते थे कि हमारी कंपनी बहुत रिस्क फ्री कंपनी है, इस तरह से। ठीक है, जैसे ये कॉल ऑफ ड्यूटी 2002 के आसपास में, तो इसने क्या करा, लूजिंग बिलियंस ऑफ इन मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसका जो कंपनी का मार्केट वैल्यू था वो बिलियंस ऑफ डॉलर से एक साथ कोलैप्स करा था, गिरा था। ठीक है। इसके बाद में जो था, इसके बाद में जो मैसियर था, आउट वाज आउट आउटसर एंड द कंपनी रिस्ट्रक्चर। उसके बाद में एक था, कंपनी को रिस्ट्रक्चर करा गया। जो स्कैंडल था, उसके बाद में क्या हुआ, जो फ्रेंच कॉर्पोरेट रेगुलेशन थी उन्हें बहुत ज़्यादा टाइटन करा गया। आम, फिर से आता है एक और केस, हमारा सिक्स केस। इसमें ये बेसिकली लेमैन एक इन्वेस्टिंग फर्म थी। ठीक है, इन्वेस्टर बैंकिंग फर्म थी। ये भी यूएसए बेस्ड कंपनी थी। इसका काम ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह देखती थी, जैसे कि इन्वेस्टर बैंकर्स वगैरह थे, तो ये सब इन्हीं का काम था, देखते थे। ये बहुत बड़ी फर्म थी एक अपने टाइम पे, ये 2008 के टाइम पे शायद कोलैप्स करी थी। ठीक है, इसमें क्या था, लेमन यूज्ड स्ट्रिक्ट रिस्की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, बहुत ज़्यादा रिस्की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस की, बहुत ज़्यादा हैवी बोरिंग करते थे, और इन्वेस्टिंग इन टॉक्सिक मॉर्टगेज, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग करते थे टॉक्सिक मॉर्टगेज में। मॉर्टगेज मीन्स मतलब किसी से, जैसे कि मॉर्टगेज पे गाड़ी मिलना, एक तरह से गिरवी कुछ रखते हैं इस तरह की, या फिर रेंटल बेसिस पे ले लेते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, इस तरह से चीज़। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करते थे, अपने हाइड कर देते फाइनेंशियल वीकनेस को अकाउंटिंग ट्रिक्स के जरिए। ठीक है, और मिसलीड करते थे इन्वेस्टर को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या क्या इशू थे, सेम इशू है यहाँ भी, कि जैसे ये पुअर मैनेजमेंट था, बोर्ड ने इग्नोर कर दी थी वार्निंग्स को। एग्जीक्यूटिव रिवॉर्डेड विद शॉर्ट टर्म गेन, एग्जीक्यूटिव जो थे वो शॉर्ट टर्म गेन्स को रिवॉर्ड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड किए जा रहे थे शॉर्ट टर्म गेन्स के साथ में। और रेगुलेटर जो थे वो फेल्ड हो गए थे, मतलब टाइम पे एक्ट करने के लिए, और रेड फ्लैग जो मिले थे उनके उन पर एक्ट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, 2008 में ये बैंकरप्सी की कगार पर थी। ठीक है, जिसके बाद में आपने देखा होगा कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो पूरे वर्ल्ड का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ये यूएस की वजह से आया था। यहाँ पे हाउसिंग बबल कर का जो था वो इसी टाइम आया था। ठीक है, इसी के बाद में साथ इट कॉज मैसिव जॉब लॉसेज, मार्केट कॉज, न्यू रेगुलेशन लाइक डॉट फ्रैंक वर इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट सिमिलर फेलियर। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं कमेटीज़ पर, बेसिकली किस किस कितनी कमेटीज़ थी, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, उनका बोर्ड स्ट्रक्चर क्या था, उनका रोल क्या था। ये कमेटीज़ वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप इसे अच्छे से करिएगा। और ये मैं अपना नोट्स, ये पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस कर सकते हैं इसे। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसमें था ये सर एड्रियन कैडबरी कमेटी, बेसिकली इट्स फेमस फ्रॉम द नेम ऑफ कैडबरी कमेटी ओनली। ठीक है, इसमें क्या था, ये 1991 में फॉर्म हुई थी बाय द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड द अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन रेस्पॉन्स टू कॉर्पोरेट स्कैंडल लाइक बीसीसीआई एंड मैक्सवेल। ये रेस्पॉन्स में हुई थी, मतलब बीसीसीआई और मैक्सवेल जैसे जो स्कैंडल्स हुए थे, जो स्कैम्स हुए थे, वैसे दोबारा ना हो पाए, इस वजह से ये कमेटी बनी थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या था, अम, इसमें था ये चेयर करी गई थी सर एड्रियन कैडबरी के द्वारा, तो ये इन्हीं के नेम पे ही इस कमेटी का नेम डाला था। फिर ये बनाई इसलिए गई थी ताकि ये इम्प्रूव कर सके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड को। लाइक आज के टाइम पे आप देखेंगे, इन इंडिया भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी आपको आज के टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लॉज मिलेंगे कि आपको कंप्लाई करना ही करना पड़ेगा, वरना पेनल्टी और जो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, बहुत ज़्यादा लॉ बहुत ज़्यादा टाइट है आज के टाइम पे। तो इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन नहीं थी, इसका बोर्ड स्ट्रक्चर क्या था और रोल क्या था। तो जो बोर्ड था वो शुड हैव ए बैलेंस, इसमें क्या रहना चाहिए, मतलब जो बोर्ड हो उसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैलेंस वे में रहने चाहिए, ताकि इंश्योर कर सकें कि कोई इंडिविजुअल उसमें डोमिनेट ना कर रहा हो, कोई इंसान उसमें डोमिनेट कर रहा हो, जैसे एग्जीक्यूटिव के नंबर सब ज़्यादा हैं तो वो लोग डोमिनेट ना कर रहे हो इसलिए। ठीक है, इसमें क्या था, एटलीस्ट तीन, कम से कम ना तीन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहने चाहिए थे, इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट से अलग तीन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहने चाहिए थे। शुड ब्रिंग टू अपॉइंटमेंट, ठीक है, टू ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी, शुड बी अपॉइंटेड टू ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए।
ये सेपरेट था रोल यहाँ पे चेयरमैन का और सीईओ का, ताकि अवॉइड कर सके कंसंट्रेशन ऑफ पावर को। मीन्स अगर एक के हाथ में पावर ज़्यादा थी उस टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते थे, क्योंकि पूरी पावर उसी के हाथ में रहती थी, तो वो अब्यूज़ करता था बेसिकली अपनी पावर्स का। ठीक है। फिर आता है इसमें ऑडिट कमेटी जो थी हमारी। ठीक है। Audit and accountability. Establish an audit committee with a majority of independent non-executive director. मीन्स जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वो ओवरसी करते थे पूरी कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स पे और ऑडिट्स पे, कि ये सही से ऑडिट हुए हैं या नहीं हुए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इनकी सही है या नहीं है, कि इसमें कोई मिसलीडिंग नहीं करा हो, क्या मिस मैनिपुलेशन ना करा हो रिपोर्ट्स के साथ। और जो बोर्ड था वो इंश्योर करता था एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीन्स जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे वो बिल्कुल भी मैनिपुलेटिव ना हो और एकदम ट्रांसपेरेंट हो, मीन्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो। ठीक है। विद डायरेक्टर कंफर्मिंग कंप्लाइंस इन एनुअल रिपोर्ट। और ये बाद में करा जाता था, मीन्स कंप्लाई डायरेक्टर से पूछा जाता था, उससे कंफर्म करा जाता था कि आपने सभी कंप्लाइंस करे हैं या नहीं करे हैं एनुअल रिपोर्ट्स के दौरान। डायरेक्टर्स की इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी? नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर थे वो स्क्रूटनाइज करते थे मैनेजमेंट को, कोई भी गलती या उनकी परफॉर्मेंस को, और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर लेते स्ट्रेटजी के लिए। बोर्ड शुड इसमें था कि बोर्ड शुड हैव एन रेम्यूनरेशन कमेटी टू सेट फेयर एग्जीक्यूटिव पे अवॉइडिंग द एक्सेसिव रिवॉर्ड। लाइक पहले क्या रहता था, जब रेम्यूनरेशन कमेटी नहीं थी तो जो मेन बंदे रहते थे, लाइक टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी, उनका क्या रहता था, बहुत ज़्यादा सैलरी के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा विड्रॉ करते थे, जो एक तरह से अनफेयर था। तो उसके बाद में क्या था, बोर्ड यहाँ पे सजेशन था एक, कि रेमुनरेशन कमेटी को सेटअप करना चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव पे को एक फेयर वे में दे और अवॉइड करे एक्सेसिव रिवॉर्ड, जो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड ले रहे हैं। साथ ही साथ एक नॉमिनेशन कमेटी भी थी जो ओवरसी करती थी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट को, ताकि एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। इसमें डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में कोई भी मिसलीडिंग ना हो, कि ये कोई जैसे कि कोई कंपनी का सीईओ है एक्स का, ठीक है, उसके जानने वाला एक डायरेक्टर है, तो अगर वो उसी को अपॉइंट करना चाहता है, मीन्स ये हो जाएगा ना कि वो दोनों साथ में मिलकर कुछ भी घपला कर सकते हैं या कोई भी स्कैम कर सकते हैं। इस वजह से ही नॉमिनेशन कमेटी बनाई गई थी। कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है। कंपनी जो लिस्टेड थी यूके के स्टॉक एक्सचेंज में, उनको क्या था, फॉलो करना था कैडबरी कोड को। ठीक है। अडॉप्टिंग एंड कंप्लाई और एक्सप्लेन। ठीक है, अप्रोच को कंप्लाई करना था रिकमेंडेशन के साथ में, और एक्सप्लेन करना था वाई नॉट, कि क्यों नहीं। ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। रेगुलर बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए थी, साथ के साथ क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए था रिस्क मैनेजमेंट का और इंटरनल कंट्रोल का। शेयर होल्डर की एंगेजमेंट होनी चाहिए थी, ताकि वो इंकरेज कर सके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, कि वो एक्टिवली मॉनिटर करेंगे कंपनीज को और एंगेज रहेंगे मैनेजमेंट के साथ में, ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कैडबरी कमेटी का बेसिकली? तो जो कैडबरी कमेटी थी ना, उसकी फाउंडेशन क्या था, मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आती है। जैसे कि मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने ही, कैडबरी कमेटी की रिपोर्ट ने ही ना मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो लॉज हैं यूके में एस्टेब्लिश करने में इनका ही मेन रोल था। ठीक है। इसने इन्फ्लुएंस करा था ग्लोबल स्टैंडर्ड को, लाइक यूके के कोड जो था, यूके कंबाइंड कोड ने, इसने एम्फेसाइज करा था ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे और बोर्ड की इंडिपेंडेंस पे, ताकि जो भी डिसीजन हो वो एक अनबाइस्ड डिसीजन रहने चाहिए। ये एड्रेस करते थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने भी फेलियर्स थे, जैसे कि कोई भी स्कैंडल रहा, जैसे कि सबसे बड़ा मैक्सवेल स्कैंडल रहा था उस टाइम पे। ठीक है। क्योंकि ये प्रमोटिंग चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक करते रहते थे और बैलेंस वगैरह करते रहते थे चीज़ों। उसके बाद में आता था सर्वेंस ऑक्सले एक्ट। ये बेसिकली यूएसए में ये लॉ इनकॉर्पोरेट हुआ था सबसे पहले, इनेक्टेड भी वहाँ हुआ था, इनेक्टेड हुआ था ये 2002 में जुलाई में। ठीक है। ये हुआ था मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल्स के बाद में, लाइक एनरॉन, ये एक एनर्जी कंपनी थी, बेसिकली ये एनर्जी के सेक्टर में एक जाइंट था, आप जैसे जाइंट कह सकते हैं एकदम, कि इसने मार्केट एक्विजिशन इसका सबसे ज़्यादा था यूएस के अंदर। ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड बाय था सेनेटर पॉल सर्वेंस। ठीक है। तो ये सर्वेंस के, पॉल सर्वेंस के ही नेम पे इसका कमेटी का नेम, इस एक्ट का नेम आया था। ठीक है। सर्वेंस ऑक्सले। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव थे इसके माइकल ऑक्सली। ठीक है। इन दोनों के नाम पे ही बना था ये। और एक्सो एक्स एम टू रिस्टोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो इन्होंने ये बना था इसलिए एक्ट, ताकि हम इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को दोबारा से रिस्टोर कर पाएँ, कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंट
कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, तो ताकि कि हमारे कॉर्पोरेट स्कैम्स हैं वो नहीं हो सकते हैं, हमारे लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर ये सब होगा उसके बाद ही इन्वेस्टर अपना पैसा डालना चाहेगा। तो ये इसलिए था ताकि कॉर्पोरेट उसमें कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्टर्स का जो था कॉन्फिडेंस दोबारा से आ जाए। इसकी क्या क्या प्रोविज़न थी, बेसिकली ये था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए। सीईओ और सीएफओ जो रहेंगे वो पर्सनली सर्टिफाइड करेंगे एक्यूरेसी को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और फेस करेंगे पेनल्टी और फॉल्स सर्टिफिकेशन को। अगर कोई भी कमी रहेगी उसमें तो वही इसके जिम्मेदार होंगे। ये अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे, ऑडिटर का इंडिपेंडेंस। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो कि प्रोविड कर, ये सेक्शन 201 क्या कहता है, ये प्रोविड कर देता था ऑडिट फर्म को फ्रॉम प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विस लाइक कंसल्टिंग के लिए और सेम क्लाइंट के साथ में, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज ना हो, ठीक है। और जो सेक्शन 203 था वो रिक्वायर्स करता था, उसमें क्या था कि रिक्वायर्स ऑडिट पार्टनर रोटेशन एवरी 5 ईयर्स। मीन्स ऑडिट जो पार्टनर थे वो हमेशा 5 साल के अंदर रोटेट होते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप हर किसी एक ही पे ऑडिटर करेगा, वही ऑडिट करेगा। तो ये इंश्योर करता था फ्रेश पर्सपेक्टिव, मतलब अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव आए। फिर था इसमें एक आया था हमारा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, ये भी क्रिएट करा गया था, ठीक है। तो ये बनाया गया था इसलिए ताकि ओवरसी करें ऑडिटर्स को, पब्लिक कंपनीज के ऑडिटर्स को ओवरसी करने के लिए, मतलब उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स को, उनके ऑडिट स्टैंडर्ड्स को अच्छे से इंस्पेक्शन करने के लिए। फिर इसके लिए आया था कॉर्पोरेट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आई थी इसमें, ठीक है। ये मैंडेट कर देता था इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटीज़ को टू ओवरसी ऑडिटर्स, ठीक है, एंड हैंडल विसल ब्लोअर कंप्लेंट, जो भी विसल ब्लोअर की कंप्लेंट थी उन्हें भी हैंडल करने के लिए। और इसमें सेक्शन 4060 था, वो था उस क्या था उसमें, वो कहता था रिक्वायर्स कंपनीज टू डिस्क्लोज अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर सीनियर फाइनेंशियल ऑफिसर। मीन जो उसके चीफ और सीनियर फाइनेंशियल ऑफिसर थे उनके साथ में वो कंपनी डिस्क्लोज करेगी कोड ऑफ एथिक्स को, ठीक है, ताकि कोई भी कोई गलत काम ना करे। ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड में क्या था, इसमें इम्पोज कर सकता था फाइन 5 मिलियन का, और या फिर 20 साल तक की सज़ा हो सकती थी अगर फॉल्सिफाइड रिपोर्ट होगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। क्रिमिनलाइज कर देते ऑल्टरिंग और डेस्ट्रॉइंग द डॉक्यूमेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट इन्वेस्टिगेशन। मीन्स अगर आप इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो आप क्या, जैसे कि कोई एविडेंस है तो आप उसको डेस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, या मतलब उसे चेंज कर देते हैं उसमें कुछ, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। इस कमेटी से फ़र्क क्या पड़ा था, ठीक है। तो इससे फ़र्क ये पड़ा था कि इसने ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो थे वो लॉज को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया था। फाइनेंशियल ओवरसाइट होने लग गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से ऑडिटर आने लगे थे, इंडिपेंडेंस ऑडिटर थे, बिल्कुल अपना पर्सपेक्टिव रखते थे, जो जेन्युइन चीज़ थी वहाँ पे वही रखते थे, अपना बताते थे। एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई थी यहाँ पे। इसने क्या करा था, कंप्लायंस कॉस्ट को एकदम कंपनी के लिए क्या करा था, रिस्टोर्ड सा हो गया था। मतलब इसकी वजह से क्या हुआ था, मार्केट में ट्रस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्टोर्ड हो गया था। बाद में जैसे कि एनलॉन और वर्ल्डकॉम स्कैम हुए थे उसके बाद में, ठीक है। और इसने एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर दिया था गवर्नेंस लॉ के लिए। उसके बाद में आते हैं OECD प्रिंसिपल, ठीक है। OECD बेसिकली स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये सबसे पहले फर्स्ट इशू 1999 में हुआ था, ठीक है। ये रिवाइज हुए थे, लॉ रिवाइज हुआ था 2004 में और 2015 में। ये क्या करता था, दिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबल नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस कंट्रीज। मीन्स कंट्रीज के अक्रॉस ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। ये इंश्योर करते थे इंश्योरिंग द बेसिस ऑफ एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क। मीन्स क्या क्या बेसिस रहेंगे इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ये इंश्योर करा था, इनके की रोल में आता है, ठीक है। इसमें था पॉलिसीज़ जो रहनी चाहिए वो क्लियर रहनी चाहिए और एनफोर्स रहनी चाहिए कंसिस्टेंटली, ठीक है। और सपोर्ट रहना चाहिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन के लिए। इसमें था राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर शेयर होल्डर, लाइक किसी को भी प्रायोरिटाइज नहीं करना है, ठीक है। बेसिक राइट को, शेयर होल्डर के बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करना है। उसमें वोटिंग भी आ जाएगा, इंफॉर्मेशन का एक्सेस करने का भी आ जाएगा और पार्टिसिपेशन का भी आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने बताया इक्वल टेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर, किसी को भी प्रायोरिटाइज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में फैसिलिटेट शेयर होल्डर एंगेजमेंट थ्रू जनरल मीटिंग्स एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग।
उसके बाद में आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड स्टॉक मार्केट एंड अदर इंटरमीडियरी जो भी थे, ठीक है। ये एनकरेज करते थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, तो ताकि वो डिस्क्लोज करें अब उनके गवर्नेंस पॉलिसी जो भी हैं, और ताकि ये हेल्प कर सके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करने में। अगर हमें पहले से ही पता रहेगा कि क्या क्या इनका पॉलिसीज़ हैं, तो हम उसके हिसाब से ही एक एक्ट करेंगे, तो हमें ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। इंश्योर कर देते जो स्टॉक मार्केट है ना, वो फेयरली ऑपरेट करना, क्लियर रूट के साथ में टेक ओवर हो किसी भी कंपनीज का और ट्रेडिंग हो। तो यहाँ पे आता है रोल ऑफ स्टेक होल्डर का रोल क्या था कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ठीक है। यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते थे ये राइट्स को स्टेक होल्डर्स के, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स एंड कम्युनिटीज़ एज पर लॉ और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एनकरेज करते थे स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जैसे कि विसल ब्लोअर सिस्टम रहा था। उसके बाद में था डिस्क्लोज ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी मीन्स टाइमली एक्यूरेट डिस्क्लोजर होने चाहिए थे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के, ओनरशिप के और गवर्नेंस स्ट्रक्चर के, साथ ही साथ रिस्क के, ठीक है। इंश्योर करता था हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और ऑडिट टू बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। जो था बोर्ड को क्या था इसमें दे रखा है, बोर्ड शुड एक्ट इन द कंपनीज and the shareholder best interest with the strategies oversight and accountability मीन्स उसे शेयर होल्डर के कंपनी के साथ साथ में उसके शेयर होल्डर्स के भी बेस्ट इंटरेस्ट में ही वर्क करना था, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट करनी थी, एकदम स्ट्रेटेजिक मैनर में सब चीज़ें करनी थी, सब चीज़ों को देखना था अच्छे से, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना था। उसके बाद में इंश्योर करना था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनका फेयर एग्जीक्यूटिव पे हो और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट हो कंपनी के अंदर। बोर्ड को क्या था, बोर्ड के लिए मस्ट था कि उसे मॉनिटर करना, उसके मैनेजमेंट को ओवरसी करना, उनके इंटरनल कंट्रोल के क्या इंटरनल कंट्रोल उन्होंने उनका सिस्टम है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं है, और ट्रीट करना था जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको फेयरली। इसका इम्पैक्ट ये था कि इसने भी ग्लोबल बेंचमार्क सेट करा था अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट्स, रेगुलेटर एंड द कंपनी टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस, ठीक है। दे एड्रेस इशूज सीन इन स्कैंडल। इसमें पूरे इस वाले लॉ ने OECD प्रिंसिपल जो आए थे, ये इसमें पूरे जितने भी स्कैंडल्स हो रहे थे उन्हीं के बेसिस पे उनको ध्यान में रखते हुए पूरा एड्रेस करा था इसके उसमें, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है क्रिटिकल एनालिसिस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। क्या क्या इशू रहे थे, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी थी, वीक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था जिसकी वजह से हाइड कर पाते थे रिस्क को, जैसे कि 2008 में हुआ था, ठीक है। इम्पैक्ट क्या था, एरो ट्रस्ट मीन्स कि ट्रस्ट खत्म हो जाता है लोगों का, इन्वेस्टर का, डिस्टेबलाइज हो जाता है मार्केट, जैसे कि 2008 में पूरे ग्लोबल लेवल पे मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन, ठीक है। उसके बाद में इनफेक्टिव बोर्ड, जो बोर्ड फेल हो जा रहा था मैनेजमेंट को ओवरसी करने में, जिसकी वजह से पूरी सभी दिक्कत आ रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जा रहा था और अनएथिकल डिसीजन ले रहे थे। एग्जीक्यूटिव पे जो था उसका मिस अलाइनमेंट हो रहा था, लाइक जैसे कि बोनस दिए जा रहे थे शॉर्ट टर्म गेम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग करप्शन पे हमारे पे। तो इसमें क्या था, ब्राइब करते थे जो भी ऑफिसर्स रहते थे उन्हें, एथिकल लैप्सेस रहते थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये वीक रेगुलेशन थी ना, जिसकी वजह से वीक रेगुलेशन थी, तो जितने भी रीजन से सब में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था लोगों के रेपुटेशन को, कंपनी के रेपुटेशन को, जिसकी वजह से पेनल्टीज बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसके बाद में आया था शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर, मतलब किसी के भी प्रायोरिटाइज नहीं करना था कि प्रायोरिटाइज कर रहे हैं प्रॉफिट्स को एम्प्लॉयज़ के ऊपर या एनवायरनमेंट के लिए, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई। यहाँ पे था सोशल और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सोशल और रेगुलेटरी बैकलैश हो रहा था बहुत ज़्यादा, कि आप किसी एक को प्रायोरिटाइज करेंगे तो ऑब्वियस है कि है ना दूसरी साइड से बैकलैश आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आ जाता था नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेगुलेटरी गैप, ठीक है। इसमें क्या था, इनकन्सिस्टेंट था वो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड जो कि अलाउ कर देते हैं आर्बिट्रेट को, ठीक है, अनेबल कर देता है ये इन्वेजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को, कि आर्बिट्रेट कर देंगे इस वजह से, ठीक है। उसके बाद में इमरजेंस ऑफ रिस्क था, बोर्ड लैक इन एड्रेसिंग द टेक। So that's it from my side guys for this video. Hope you like it. You can access these notes from the Telegram channel. The link is given in the description box, and please like and subscribe to my channel. Thank you.